दिसंबर 2003 का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी। दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ दिसंबर 2023 यूजीसी एनटीए नेट पेपर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम बचे हुए क्वेश्चन जो हमारे थे उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 90। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजन एजर्शन बेस्ड है। एजर्शन है आइडियली डिपार्टमेंट्स एंड सेक्रेटरीट्स शुड डील विद अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। रीज़न दे रहे हैं फंक्शनल क्लैरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन डिपार्टमेंट्स प्रमोट बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, आप लोग पहचानिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो जो रीज़न है वो एजर्शन को जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। टेक योर टाइम। ओके, देख लेते हैं। एजर्शन कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट से डील करता है। क्या करता है? एक पर्टिकुलर सेगमेंट से डील करता है। किसी भी जो इंटर रिलेटेड एक्टिविटी है एक डिपार्टमेंट की, उसके एक पर्टिकुलर सेगमेंट से डील करता है। और रीज़न कह रहा है वहाँ पर फंक्शनल क्लैरिटी है, इस वजह से बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाती है। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट अगर काम कर रहा है एक सेगमेंट में, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरे सेगमेंट से डील कर रहा है, यानी कि एक प्रोग्राम के दो अगर सेगमेंट्स हैं, ओके, अगर एक प्रोग्राम है उसका दो सेगमेंट हैं, डिपार्टमेंट 1 एक से डील कर रहा है, डिपार्टमेंट 2 दूसरे से डील कर रहा है, तो ये जो डिपार्टमेंट है उसका काम प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल क्लैरिटी है, दोनों डिपार्टमेंट को पता है किसने क्या काम करना है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू भी हैं और डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट में अपने अपने सेगमेंट पर काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पर फंक्शनल क्लैरिटी है और इस वजह से वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनी रहती है। तो दो सेगमेंट, अगर एक प्रोग्राम के दो सेगमेंट हो गए हैं तो वो सेगमेंट अलग नहीं होंगे। ठीक है, वो दोनों सेगमेंट जो है वो जुड़े हुए हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, यानी कि एक प्रोग्राम पॉलिसी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो फुलफिल हो पाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स भी ट्रू है और हम जो ये एजर्शन है रीज़न उसको जस्टिफाई कर पा रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या बन गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इट्स एवोल्यूशन इन द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो नीचे ये थेरीज या अप्रोचेज दी गई है, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है, कौन सी थेरी पहले आई कौन सी बाद में आई। मोटिवेशन हाइजीन थेरी, इकोलॉजिकल थेरी, नीड्स हायरार्किकल थेरी एंड क्लासिकल अप्रोच, इसे ऑर्डर में लगाएं। ठीक है, अगेन इसमें से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सबसे पहली थेरी कौन सी है। ओके, उससे क्या हो जाता है, जो आपके ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। होता उससे ये है कि एटलीस्ट आपको फर्स्ट जो है वो पता होगा कब आया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन में एटलीस्ट दो ऑप्शन के पेयर बने हैं। अगर फर्स्ट आइटम से देखा जाए तो आपके 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में कौन सा स्कूल है ये पता चल जाता है या पता है तो आपके 2 तो यहाँ से जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, आराम से अपना आंसर बनाएं। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। आपको जो मोटिवेशन हाइजीन थेरी है ये कब है, ये 1959 की थेरी है। ओके, इकोलॉजिकल अप्रोच आपका कब का था, वो था 1961 का। ओके, रफली 1961 में आई थी। कुछ जगह पे आपको इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बुक जो है वो 1962 में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्चुअल 1961 में ये वर्क हुआ था। नीड्स हायरार्की की बात करेंगे तो वो आपकी 1943 में है। ठीक है, जब आपके अब्राहम मैस्लो बुक लिखते हैं अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ओके, वो 1943 का है। फिर आ जाएगा आपका क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच आपका रफली 1900s में आया था। ओके, 1880 से लेकर इसका टाइम पीरियड 1920s रहता है ना क्लासिकल थ्योरी का। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्लासिकल थ्योरी। ओके, फिर हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा नीड हायरार्की। ओके, डीसी चलो दो, ये तो आपके 2 एलिमिनेट हो गए क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ए है। ओके, ऐसे एलिमिनेट करना होता है। डीसी आ गए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो आपका आंसर भी डिसाइड करवा जाएगा वो है आपका मोटिवेशन हाइजीन। ठीक है, ये आ गया। ओके, लास्ट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, DCA आपका आंसर आ गया।
फॉर्मेलिटी के लिए एंड में आपका आ जाएगा इकोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, जनरली अगर आपको ये डेट्स नहीं भी पता है तो आपको इतना पता होना चाहिए, सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच है ये इकोलॉजिकल अप्रोच, ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच, ये बहुत लेट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 1960s के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे करके भी आप अपना आंसर बना सकते हैं। हर एक को हर चीज़ का डेट नहीं पता होती, तो आप ऐसे बना सकते हैं। सबको इतना पता होना चाहिए कि इनमें से क्लासिकल अप्रोच सबसे पुरानी है और इकोलॉजिकल अप्रोच सबसे नई है। इस तरह से करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज 3 DCAB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 22nd अमेंडमेंट टू US कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच वर द फॉलोइंग। ठीक है, 22nd अमेंडमेंट जो है US कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किससे डील करती है? ठीक है, राइट टू वोट से डील करती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करती है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, इससे डील करती है, या सिटीजनशिप से डील करती है? किससे डील करती है? ठीक है, 22nd अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं है क्या। 22nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या कहता है कि ये 1951 का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये क्या है? 1 सेकेंड, 1951 का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, सेकेंड अमेंडमेंट जो है ये 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। क्या हुआ था वहाँ पर? ये बात जो है वो डिक्लेयर हुई थी थ्रू दिस अमेंडमेंट कि एक प्रेसिडेंट जब इलेक्ट हो तो उसके नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो इलेक्ट हो रहा है, इस पर एक लिमिटेशन होनी चाहिए। ठीक है, वो नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो इलेक्ट ना हो। ठीक है, उस पर कुछ लिमिट होनी चाहिए कि इन पर्टिकुलर टाइम्स के लिए वो इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, एवरेज में अगर देखा जाए तो 10 साल, ठीक है, 10 ईयर्स तक, 10 ईयर का एक पूरा स्पैन होता है मैक्सिमम, जिसमें वो अपना टर्म कंप्लीट कर सकता है। ओके, 10 ईयर का मैक्सिमम स्पैन है जिसमें एक प्रेसिडेंट अपना टर्म जो है वो कंप्लीट कर सकता है, अपना टेन्योर कंप्लीट कर सकता है। बट क्योंकि प्रेसिडेंट जो है उसका जो टर्म है, प्रेसिडेंट पोजीशन का जो टर्म है वो 4 ईयर्स है। ओके, वो क्या है? 4 ईयर्स। तो इस तरह से आप सिर्फ क्योंकि मैक्सिमम टर्म आपको दिया 10 साल, 10 साल के बाद आप प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए जब आपके 10 ईयर के टर्म कंप्लीट हो जाता है, आपका अपना टाइम स्पैन कंप्लीट हो जाता है 10 साल का, उसके बाद आप प्रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि ऐसे जो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट है वो 4 साल का है। तो इस तरह से आप सिर्फ 2 बार बन सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, आप सिर्फ 2 बार बन सकते हैं, यानी कि 8 ईयर्स तक आप बन सकते हैं। 2 ईयर्स तब होगा जब आप कभी प्रेसिडेंटशिप के लिए वो जो जब प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो जाती है, कुछ इस तरह के कुछ रीजंस अगर हो, तो तब आप वो 2 साल जो है वो आपके काउंट हो जाएंगे। अदरवाइज डायरेक्ट अगर आप प्रेसिडेंटशिप की बात करें तो आप सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड बेशक आपको स्पैन, आपके लाइफ स्पैन में आप 10 साल तक बन सकते हैं, बट क्योंकि प्रेसिडेंट का टर्म 4 साल है, इस तरह से आप सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। सो द राइट आंसर इज, ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3। ओके, 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22nd अमेंडमेंट थी ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, ये डील करती थी नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके ऊपर लिमिट लगाने के ऊपर ये डील उससे करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट वाज कन्वीन टू पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव एक्ट्स। कौन से एक्ट्स जो हैं जिनके लिए पार्लियामेंट में ज्वाइंट सीटिंग हुई थी? ठीक है, कौन से ऐसे बिल्स या कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिसको पास करने के लिए ज्वाइंट सीटिंग की ज़रूरत पड़ी, यानी कि वो दोनों ही हाउसेस जो हैं उस बिल के ऊपर क्लैश दिखा रहे थे या उनमें क्लैश हो रहा था, डिसएग्रीमेंट हो रहा था, उसको क्लियर करने के लिए आपको पता है ज्वाइंट सीटिंग बिठाई जाती है। तो ऐसे कौन सा इनमें से जो नीचे दिया है, कौन सा ऐसा आर्टिकल या बिल है जिसके ऊपर ज्वाइंट सीटिंग पार्लियामेंट को करवानी पड़ी थी? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2019, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, 2000। ओके, देखें आप कौन सा ऐसा पार्लियामेंट्री एक्ट या बिल है जिसके लिए ज्वाइंट सीटिंग करवाई गई है। ठीक है, ओके, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ज्वाइंट सीटिंग होती क्या है। ज्वाइंट सीटिंग बेसिकली आर्टिकल 108 से डील करता है। ओके, आर्टिकल 108 से डील करता है। 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल 108 से डील करता है, एक बात। दूसरी बात, इसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करेगा। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर करेगा। अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो फिर कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर करेगा। डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, उस इंस्टांस में डिप्टी
चेयरमैन करेगा, डिप्टी चेयरमैन करेगा राज्यसभा का। ओके, पहले तो ये बात होगी। आर्टिकल 108 से डील करता है, ठीक है। इसको प्रेसाइड स्पीकर करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा ऑफ लोकसभा। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है उस इंस्टांस में राज्यसभा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसको जो है वो प्रिसाइड करेगा। ओके, अभी तक जितना भी देखा गया है, ठीक है, अभी तक सिर्फ 3 ऐसे बिल्स हैं पार्लियामेंट में जिनके ऊपर ज्वाइंट सीटिंग बैठी है, ठीक है। एक आपका बिल है डोरी प्रोहिबिशन बिल, ठीक है, जो 1960s का था। ओके, उसके बाद आपका है बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल जो 1977 का था। ओके, 1960s का ही नहीं, ये बिल्कुल 1960 का ही बिल था। ओके, उसके बाद आपका है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 का। ओके, ये 3 बिल ज्वाइंट सीटिंग की मदद से पास हुए थे। ओके, सो द राइट आंसर इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ओके, ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा वो एक्सपेंडिचर है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता है। आपको पता है बहुत सारे लोगों के अलाउंसेस, चार्जेस, सैलरीज जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं, लेकिन इसमें से कोई ऐसा फंड या ऐसा अलाउंस है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आता है। क्या वो प्रेसिडेंट के एमेलीमेंट्स और अलाउंसेस हैं, क्या वो गवर्नमेंट के डेट चार्जेस हैं, ठीक है, उसके बाद क्या वो जजेस की पेंशन्स हैं, या क्या वो अटॉर्नी जनरल की सैलरी अलाउंसेस है। इनमें से कौन सा है। बिल्कुल अपना कॉमन सेंस लगाएं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, लग टफ रहा है। ओके, क्या पहचानना है इसमें से, नॉट। ओके, नॉट दैट फंड या अलाउंस जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आता है, ठीक है। क्या पार्लियामेंट के अलाउंसेस और एमेलीमेंट्स जो हैं ये इतने इंसिग्निफिकेंट हैं कि इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आने का मतलब ये है कि ये वोट नहीं होते हैं, ठीक है, ये वोट नहीं, इस पर वोटिंग नहीं होती है। ओके, इस पर कोई भी किसी तरह की डिस्कशन या किसी तरह की कोई वोटिंग नहीं होती है। ओके, तो ये क्या होता है, ताकि बिना रुकावट के आप जो है ये क्विकली ये जो पैसा है ये ड्रा कर पाएँ या विड्रॉ कर पाएँ। ओके, इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर रखती है ताकि वो चार्ज जो अकाउंट्स हैं उनके अंडर ना आए। ओके, तो प्रेसिडेंट के जो अलाउंसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ये बिल्कुल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर होंगे, ठीक है। डेट चार्जेस जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लायबल है, ये भी आपके जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर होंगे। जजेस की पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी इसके अंडर आएगा। ओके, तो इसके अंदर क्या नहीं आएगा, इसके अंडर आएगा आपका अटॉर्नी जनरल के अलाउंसेस वगैरह, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर नहीं आते हैं। सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत 2.0 एम्फसाइज ऑन मेकिंग सिटीज ड्रग फ्री, वाटर सिक्योरिटी, स्लम फ्री या ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंफर्ट, ठीक है। कौन सी चीज़ अमृत 2.0 जो है जिससे वो डील करता है, ठीक है। अमृत 2.0 किससे डील करता है, वाटर सिक्योरिटी से। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं होती इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर, अगर आपको आता है तो आता है, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कॉमन सेंस लग जाए, बट ज़्यादातर जो है वही आंसर बनेगा। तो आता है तो सीधे करें, अदरवाइज आगे शिफ्ट कर जाएं, ठीक है। तो राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कैग जो है ये अपनी रिपोर्ट्स किसको देता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देता है, पीएमओ में सबमिट करता है, लोकसभा को देता है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। टेक योर टाइम, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनदर टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका कैग है, कैग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेवर इग्नोर कैग अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। टेक योर टाइम। ओके, देख लेते हैं कैग की जो रिपोर्ट्स हैं वो कहाँ पे सबमिट होती हैं। कैग अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है, लाइक अदर एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। जैसे वहाँ पर भी मोस्टली जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रेसिडेंट को दी जाती हैं या गवर्नर को दी जाती हैं। कैग भी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो प्रेसिडेंट को देता है, फिर प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में जो है ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट फर्दर करते हैं। ओके, आर्टिकल 151 के अंडर आता है ये। ओके, कैग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएँ एग्जाम में। आर्टिकल 151 जो है ये डील करता है रिपोर्ट्स ऑफ कैग से। ओके, तो
अगर स्टेट की बात करें तो ये गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करेगा, ओके। और अगर पार्लियामेंट की बात करें या सेंटर की बात करें तो ये प्रेसिडेंट को अपनी जो रिपोर्ट्स है वो सबमिट करेगा। फिर फर्दर ये जो गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेचर को और जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट को जो है वो सबमिट करेगा कैग की रिपोर्ट्स, ओके। सो द राइट आंसर इज 4, आर्टिकल 151 है, ओके। बहुत अच्छे से कैग पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ट्राइब्यूनल्स इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इंसेप्शन इन इंडिया। नीचे जो ट्राइब्यूनल्स दिए गए हैं, कौन सा ट्राइब्यूनल कब आया इसको अकॉर्डिंगली लगाएं। इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल, कॉम्पिटिशन एपीलेट ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसमें अगर आपको ये भी पता हो सबसे लेटेस्ट कौन सा है तब भी आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से करें। देख लेते हैं, ये जो आपका इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल है ये 25 जनवरी 1941 का है, ओके। ये जो आपका ITAT है। उसके बाद जो आपका कॉम्पिटिशन एपीलेट ट्राइब्यूनल है ये 15 मई 2009 का है, ओके। कैसे बना था ये? कॉम्पिटिशन एक्ट जो था 2002 का, उससे ये बना था, ठीक है। कॉम्पिटिशन एपीलेट एक्ट था 2002 का, उसके अंडर बना था ये, ओके। 2017 में इसको नेशनल कॉम्पिटिशन लॉ एपीलेट से इसको क्या किया था, रिप्लेस कर दिया गया था, ओके। नेशनल कॉम्पिटिशन लॉ एपीलेट से इसको क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था 2017 में, ओके। 2017 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था, ओके। उसके बाद आपको जो कैट है ये था 1985 का। कब का है? 1985 का। उसके बाद आपका है NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये आपका 18 अक्टूबर 2010 का है, ठीक है। किसके अंडर बना था ये? NGT एक्ट ऑफ 2010, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया था? NGT ने किसको रिप्लेस किया था? नेशनल एनवायरनमेंट एपीलेट अथॉरिटी को, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा 1941 यानी कि A, देन आपका आ जाएगा आपका 1985 यानी कि कैट C, उसके बाद आपका आ जाएगा 2009 का कॉम्पैक्ट, ठीक है, B, एंड फिर आ जाएगा आपका 2010 का नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल D, ओके। तो A, C, B, D, ठीक है। इस तरह से आपको राइट आंसर हो जाएगा 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ मीनोब्रुक 3? मीनोब्रुक 3 किसके अंडर आई है? विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि हर क्वेश्चन पे सोचने वाली बातें नहीं होती हैं, ठीक है। ये रोजमेरी ओलियरी और डेविड वैन स्लाइक का कॉन्सेप्ट था, या उनकी ये लोग प्रोटैगनिस्ट थे इस कॉन्सेप्ट के, मीनोब्रुक 3 के, ये लेकर के आए थे, ठीक है, या लीडर थे मीनोब्रुक 3 के, ठीक है। ड्वाइट वाल्डो 1 के थे और फ्रेडरिक्सन 2 के थे, ओके। सो द राइट आंसर इज A and D, दैट इज 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेप वाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज। ये ग्रेप वाइन क्या है? ये कॉन्सेप्ट, ग्रेप वाइन कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नाम ही ग्रेप वाइन है। पहले तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने हैं। ये एक इनफॉर्मल चैनल है कम्युनिकेशन का, ठीक है। इट स्ट्रेच थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ अथॉरिटी लेवल्स, हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। इट एक्चुअली हेल्प यू टू लर्न समथिंग इनफॉर्मली एंड अनऑफिशियली, और ये एक सीक्रेट चैनल है कम्युनिकेशन का। पहचाने इसमें से ग्रेप वाइन क्या है, ठीक है। क्या ये इनफॉर्मल चैनल है? मैंने आपको अभी बताया इसी का दूसरा नाम इनफॉर्मल चैनल है, बिल्कुल है, ठीक है। ये किसी भी डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन के हर डायरेक्शन में फैला हुआ है, यानी कि अपर लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा, लोअर लेवल पे भी देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टली भी देखने को मिलेगा, वर्टिकली भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि हायर ऑफिसर लोअर ऑफिसर के बीच भी हो सकता है, हायर एंड हायर, लोअर एंड लोअर के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एंड हायर लोअर के बीच में भी हो सकता है। उसके बाद इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, यू लर्न समथिंग, बट वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अनऑफिशियल होती है और इनफॉर्मल होती है, ठीक है। एक तरह से गॉसिप या र्यूमर की फॉर्म होती है, बट ये एक सीक्रेट चैनल नहीं है, एक ओपन चैनल है। सबको पता है कि र्यूमर जो है वो फैल रहा है, ठीक है। ये एक ओपन चैनल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B एंड C, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हैरल्ड लैसवेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बेस ऑफ फंक्शनल एनालिसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, 7 फंक्शनल एनालिसिस जो हैं पॉलिसी मेकिंग के हैरल्ड लैसवेल ने दिए थे अपने एक ऐसे में, मैं अभी आपको बताती हूँ वो क्या है, आपको उसमें से पहचानना है। इंटेलिजेंस, इन्वोकेशन, टर्मिनेशन, अप्रेजल, प्रमोशन, इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। ओके, आइडेंटिफाई करें, टेक योर टाइम। ओके, हैरल्ड लैसवेल का एक बुक थी जिसका नाम था 1956 में जो उन्होंने दी थी, उसका नाम था, ठीक है, 1956 की बुक थी, उसका नाम था द डिसीजन प्रोसेस 7 कैटेगरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, जहाँ पे इन्होंने डिसीजन मेकिंग की 7 कैटेगरीज या 7 स्टेजेस दी थी। ठीक है, उनमें से कौन कौन सी थी? इंटेलिजेंस थी, इन्वोकेशन था, टर्मिनेशन भी था, अप्रेजल भी था, प्रमोशन भी था, साथ ही साथ एप्लीकेशन, ठीक है, 6 था एप्लीकेशन एंड 7 था आपका प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, ये 7 जो है स्टेजेस दी थी हैरल्ड लैसवेल ने अपनी बुक डिसीजन प्रोसेस 7 कैटेगरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। ओके, ये हैरल्ड लैसवेल वही हैं जिनकी पॉलिसी ओरिएंटेशन बुक जो बहुत फेमस, जो हम पढ़ते, जो हमें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, पॉलिसी ओरिएंटेशन। ठीक है, पॉलिसी ओरिएंटेशन है, ये प्रॉब्लम ओरिएंटेशन ना देख लेना, बट पॉलिसी ओरिएंटेशन 1951 की बुक है। ओके, साथ ही साथ इनकी एक और बुक है पॉलिटिक्स हु गेट्स वन एंड हाउ, है ना, कुछ ऐसे करके बुक भी है इनकी। ठीक है, इस तरह से हम हैरल्ड लैसवेल को जानते हैं, ये पॉलिसी साइंसेस से रिलेटेड है। इन्होंने एक्चुअली साइकोलॉजी को पॉलिटिक्स की एनालिसिस पर करने में अप्लाई किया था। इन्होंने क्या किया था, साइकोलॉजी को पॉलिटिक्स की एनालिसिस में अप्लाई किया था। ओके, तो इस तरह से ये 5 तो है ही है, 1 2 3 4 5 ये, प्लस एप्लीकेशन एंड प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, A B C and D। ओके, ये तो चारों के चारों है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है आपको थेरीज को एक्सप्लेनेशन से। इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थेरी, इक्विटी थेरी, एक्सपेक्टेंसी थेरी, मोनिस्टिक थेरी। एक्सप्लेनेशन है मनी इज द सोल मोटिवेटर, कंपैरिजन ऑफ रिवार्ड्स, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ कंट्रोल पर्सन। ठीक है, आराम से देखें, एक ऑप्शन से आई गेस ये आंसर बन रहा है। 1 सेकेंड मुझे देखने दें। यस, एक से ही बन रहा है, पहले से ही बन रहा है, और तो छोड़ें आप, बाकी तो छोड़ें। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल पता होना चाहिए, जनरल है, बट वो 2 जगह स्ट्राइक करी है, इसलिए मैंने उसको नहीं बोला। आप एक ही पहले ऑप्शन से असरटेन कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है, क्योंकि ए में 2 4 1 3 है। अगर आपको ए पता है तो आप आराम से असरटेन कर सकते हैं आपका आंसर क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। इमेच्योरिटी मैच्योरिटी थ्योरी किससे जुड़ी है? ठीक है, वो आपकी जुड़ी है यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ कंट्रोल पर्सन। ठीक है, क्रिस गैरेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया, बाकी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। ठीक है, इक्विटी थ्योरी किसके जुड़ी है, बाद में चलो इक्विटी देख ही लेते हैं। ठीक है, वो जुड़ी है कंपैरिजन ऑफ रिवार्ड से। ओके, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है आपका? इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ओके, उसके बाद मोनिस्टिक थ्योरी बिल्कुल पता होनी चाहिए। मोनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है? मनी क्या है? सोल मोटिवेटर। जब ये थ्योरीज कहीं पर आएंगी मैं आपको ये अच्छे से करा दूंगी, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। मोनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है कि आपका जो मेन मोटिवेटर है वो मनी ही है, यानी कि मोनिस्टिक थ्योरी किसकी बात करता है? ये क्लासिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक मैन की बात करता है। ओके, इकोनॉमिक मैन यानी कि जो सिर्फ मनी से मोटिवेट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते डी का 1 तब भी आपका आंसर बन जाता, बट ये 2 जगह है, सबसे इजी ये है, बट 2 जगह, इसलिए मैंने आपको बोला आप फर्स्ट देखें, फर्स्ट से आपका आंसर बन जाता था। क्रिस गैरेज का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता, उसके हिसाब से इमेच्योरिटी मैच्योरिटी, एक मैच्योर इंसान जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ कंट्रोल पर्सन है। ठीक है, ए का 4 कर दिए, आपका आंसर बन जाता। सो द राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकली आपको अरेंज करना है। ये जो फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ है इंडिया में, इनको आपको अरेंज करना है। आरबीआई, सेबी, ठीक है, आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको आपको अरेंज करना है। कौन सी बॉडी कब आई है, कौन सी बाद में आई है। ओके, ठीक है, आरबीआई आपकी कब आई है? 1 अप्रैल 1935 में आई है। ठीक है, 1935 में आपकी ये आरबीआई जो इस्टेब्लिश हुआ था बाय आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, सेबी आपका जो है ये 12 अप्रैल 1988 का था, है ना, 12 अप्रैल था ये, 12 अप्रैल 1988 का था। ये कैसे आया था? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, एज अ
एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। उसके बाद आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इरडा जो है ये कब आई थी, ये आई थी अप्रैल 2000 में। ओके, ये आया था अप्रैल 2000 में। मल्होत्रा कमेटी थी, है ना, मल्होत्रा कमेटी थी 1999 की, उसकी रिकमेंडेशन पे आया था। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है आपकी, ये आपका 2003 का कॉन्सेप्ट है, 23 अगस्त 2003 था। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, ये गवर्नमेंट की एक ओएसिस रिपोर्ट थी। ओके, उसके अंडर बना था ये। ठीक है, गवर्नमेंट की ओएसिस रिपोर्ट थी, उसके अंडर बना था। स्टार्टिंग में ये न्यू पेंशन स्कीम का, जो न्यू पेंशन स्कीम है, सॉरी जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसका पार्ट थी ये जो PFRDA। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ओके, तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका आ गया RBI यानी कि A, उसके बाद आपका आ जाएगा सेबी, है ना, B, उसके बाद आपका आ जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी यानी कि 2000 का, देन आपका आ जाएगा पेंशन रेगुलेटरी 2003 का, ABCD। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की लिमिटेशन देखनी है क्या है। ठीक है, बिल्कुल सामने इसका आंसर है, इसमें ज़्यादा ना सोचें, बिल्कुल सामने आपका आंसर है, जो आप सोच रहे हैं वही आपका आंसर है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का डाटा, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का डाटा है तो वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को कंप्लीट करती है। यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होगी कि आपका क्या होना चाहिए, मीन मोड मीडियन जो है ये इक्वल होना चाहिए, है ना, ऐसा करके कुछ होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में, है ना। तो इसका डाटा बिल्कुल ये चीज़ फुलफिल करता है। जनरलाइजेशन का रिस्क इसमें है, ये स्टेटमेंट गलत है। सेंसिटिविटी एनालिसिस को सपोर्ट करता है। बाकी फीचर्स हैं, एक इसकी लिमिटेशन है, इससे बड़ा आपको मैं क्या बता सकती हूँ। ठीक है, बाकी फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरलाइजेशन होती है, ये ध्यान में रखें, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बट ये फीचर है, इसको कंसिडर ही ना करें, ये भी फीचर है, ये भी फीचर है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये गारंटी नहीं देती है रिप्रेजेंटेटिवनेस की एक सैंपल की फ्रॉम ए पॉपुलेशन। ठीक है, ये बिल्कुल जो है ये गारंटी देती है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, इससे ज़्यादा आपको रिप्रेजेंटेशन किसी पॉपुलेशन की इन अ सैंपल नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स यू विद दैट गारंटी। ठीक है, तो ये था इट डज नॉट गिव, तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट था। लिमिटेशन भी यही थी, बाकी फीचर है, ये जो बाकी है ना ये इसके फीचर्स हैं। ओके, ये लिमिटेशन है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन इस तरह से हो जाती है कि हम बाकी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, वो लिमिटेशन नहीं है, वो उसके फीचर्स हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द राइट आंसर इज A ओनली। ठीक है, ये बिल्कुल इससे ज़्यादा आपको एक पॉपुलेशन की सैंपल कहीं देखने को नहीं मिल सकती है, तो ये प्रोवाइड करती है, आपको गारंटी प्रोवाइड करती है, करवाती है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज A या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ December 2023 पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। सोशल लेजिस्लेशन के अंदर क्या नहीं आता है, क्या ये आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सोशल ईविल को इरेडिकेट करता है, सेफ गार्ड्स राइट्स जो हैं आपके, जो आपके राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करता है, वेल्थ और अदर रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है या नहीं करवाता है। ठीक है, आराम से देखिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई थिंक अगर मैंने ठीक है, ओके, ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहले देख लेते हैं सोशल लेजिस्लेशन है क्या। ये वो सारे लाज हैं जो गवर्नमेंट पास करती है सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए और सिटीजन्स की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो हमारा सोशल लेजिस्लेशन है। इसका पर्पस क्या है, ये वल्नरेबल ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक और सोशल जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ इक्वालिटी को प्रमोट करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें इसके, जो अनफेयर एम्प्लॉयमेंट है वो आपका इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, अनफेयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है, चाइल्ड लेबर जो हो रहा है, कहाँ कहाँ पे सोशल लेजिस्लेशन होता है। ठीक है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है, डोरी है, अनटचेबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड है। यहाँ पर आपके सोशल लेजिस्लेशन आपको देखने को मिली है, इन इश्यूज़ के दौरान आपको सोशल लेजिस्लेशन होते हुए दिखी है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डिस्क्रिमिनेशन रिमूव करना बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, जेंडर, एज एंड डिसेबिलिटी। सेफ गार्ड जो है, जो राइट्स है सिटीजन्स के या वीकर सेक्शन के, उनके राइट्स को सेफ गार्ड करना, उनको सुरक्षित करना। ठीक है, उसके साथ जो ट्रेडिशनल माल प्रैक्टिसेस हैं या सोशल ईविल्स हैं उनको इरेडिकेट करना। ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, दिस इज़ अनदर वन।
ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये अलग ऑप्शन है। ओके, सोशल वर्कर्स की अगर बात करें उसका सोशल लेजिस्लेशन में क्या काम है, तो उनका सोशल वर्कर्स का, ठीक है, सोशल असिस्टेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, किसका, सोशल वर्कर्स का। ओके, तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, अभी हमने देखा सोशल सिक्योरिटी दे रहा है, सोशल इविल्स को इरेडिकेट कर रहा है, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके राइट्स को सेफ गार्ड कर रहा है, बट ये वेल्थ और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दूसरी चीज़ों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनको ये नहीं करवा रहा है, इसमें इसका रोल नहीं है। सो द रॉन्ग आंसर हेयर इज़ 4, और इस तरह से यहाँ पे नॉट पूछा है तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा 4, ठीक है। ओके, तो ये थे आपके दिसंबर 2023 पेपर की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दिस वाज द लास्ट वीडियो रिलेटेड टू दैट, ठीक है। अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट ज़रूर दें, बाकी आप करें ना करें बट अपने कमेंट ज़रूर दें ताकि मुझे एक फीडबैक मिले कि मुझे कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है या नहीं, या कुछ भी जो भी आपको ठीक लग रहा है, जो आप चाहते हैं मैं आपको पढ़ाऊँ। ओके, तो चैनल के साथ बने रहने के लिए ट्राई